हेलो दोस्तों। आज की कहानी मनहूस। बुखार है या बहाना है? सुनो दिव्या, तुम्हारे पिता ने यहाँ कोई करोड़ों की जायदाद नहीं रखी है जो तुम बैठकर आराम से रहो। यहाँ रहना है तो मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी, काम करना पड़ेगा, रेनू ने चिल्लाते हुए कहा। भाभी, काम तो मैं करती ही हूँ ना। यह तो आपको भी पता है, फिर यह सारी बातें क्यों कर रही हो? आप भी तो यहाँ बिना काम किए ही खाती हो ना। क्या कहा मनहूस तुमने? अपनी तुलना मुझसे कर रही हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तुम नौकरानी। अपनी औकात मत भूलना, रेनू दिव्या के बाल खींचते हुए कहती है। भाभी, यह घर मेरे पापा ने बनवाया था, तो उस हिसाब से भैया के साथ मेरा भी इस घर में बराबर का हिस्सा हुआ। क्या कहा मनहूस तूने? इस घर पर तेरा भी हिस्सा है? अगर आज तुझे ही खत्म कर दूं, फिर कौन सा हिस्सा? घर के अंदर घुसते घुसते उसके भैया विकास ने कहा। भैया, आज जो सलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो, पापा होते ना तब तुम्हें बताते। आज अपनी बहन को बेसहारा पाकर तुम दोनों उस पर जुल्म कर रहे हो। देखना, एक दिन भगवान तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। विकास बोला। भगवान का तो पता नहीं, पर तेरा ये भाई तेरी इस बहसबाजी के लिए तुझे आज सजा जरूर देगा। चल अंदर। यह कहकर विकास दिव्या को खींचते हुए अंदर ले जाता है और उसे खूब पीटता है। पूरे दिन भूखा प्यासा भी रखता है। रात के खाने पर रेनू कहती है, सुनिए जी, उस मनहूस को भी खाना दे देते हैं, कहीं मर मरा गई तो मुसीबत हो जाएगी। विकास ने कहा, एक काम करो, हम में से जितना बचेगा उसके आगे डाल देना। अंदर से कमज़ोर रहेगी तो ज़्यादा जुबान नहीं चला पाएगी। उसके बाद रेनू जाकर दिव्या के आगे उसका जूठा खाना डाल देती है। खाने को देखकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। कैसे उसके खाने में इतने नखरे हुआ करते थे। माँ फिर भी उसके पसंद के खाने बनाती थी। जिस सामान को पसंद किया उसके पापा उसके सामने हाजिर कर देते थे। तब तो भैया की भी लाडली हुआ करती थी। और आज पापा क्या गए, सारी खुशियाँ भी ले गए। लगभग 1 साल पहले ही दिव्या की बड़े धूमधाम से विशाल के साथ शादी हुई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक रोज़ दिव्या को उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। जब उसके पति विशाल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसके ससुराल वालों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, दिव्या के पापा उसे अपने साथ ले गए। दिव्या के आते ही रेनू ने तो क्लेश करना शुरू कर दिया था, पर वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि दिव्या के पापा रामलाल जी तब जीवित थे। घर में माता पिता मिलकर दिव्या को संभालने की कोशिश करने लगे, पर दिव्या बिल्कुल ही टूट चुकी थी। उसने खुद को दुनिया से दूर कर लिया क्योंकि शादी के साल भर के अंदर ही वह विधवा हो गई थी। जहाँ जाती उसे सब मनहूस कहते। शादी के पहले से ही उसकी पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी और इसी वजह से वह अभी शादी भी करना नहीं चाहती थी। पर माता पिता को अच्छा रिश्ता मिल गया जिससे दिव्या की चट मंगनी पर ब्याह हो गया था। शादी के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसका पति विशाल उसकी बहुत मदद करता था। वह बहुत ही खुश थी, पर किसे पता था कि यह खुशियाँ कुछ पल की ही मेहमान थी। विशाल की मृत्यु के बाद दिव्या अपने मायके में रहने लगी। वह पूरा दिन बस रोती ही रहती थी। उसकी यह हालत देखकर उसके पिता बीमार रहने लगे और एक दिन अचानक दुनिया को अलविदा कह गए। पहले से ही पति के गम में डूबी एक और गम में डूब जाती है। रेनू को तो जैसे मौका ही मिल गया उसे परेशान करने का। वह बात बात पर दिव्या को मनहूस कहकर ताना देती। दिव्या की माँ अपनी बहू को जो टोकती तो बेटा बहू दोनों मिलकर अपनी माँ के ऊपर ही चढ़ जाते और उन्हें भी खूब खरी खोटी सुनाते। पति के जाने के बाद दिव्या की माँ बीना जी भी अपनी शक्ति खो चुकी थी, इसलिए वह ना तो अपने बेटे बहू से ही लड़ पाती और ना ही दिव्या के लिए कुछ कह पाती। धीरे धीरे रेनू का अत्याचार बढ़ता गया और वह बीना जी से सारे काम करवाने लगी, जिसे देख दिव्या अपने गम की दुनिया से बाहर आकर अपनी माँ का हाथ बटाने लगती। और आज दिव्या को जूठा खाना खाते हुए अपनी माँ की याद आ जाती है। सुबह से ही कमरे में बंद हूँ, पता नहीं माँ ने भी खाना खाया या नहीं। चलो चलकर देख लेती हूँ। यही सोचते हुए दिव्या अपने खाने की थाली लेकर गई तो देखा माँ सो रही है। दिव्या ने माँ को जगाया और कहा, माँ, खाना खाया आपने? बीना जी, नहीं बेटी, दरअसल भूख बिल्कुल खत्म हो गई है। खांसते खांसते तो जान ही निकल जाएगी ऐसा लगता है। आज तो खांसी के साथ खून भी निकला। दिव्या ने कहा, क्या आपने यह बात भैया को कही? बीना जी बोली, उसे कहने से क्या फ़ायदा, जानती तो हो क्या जवाब मिलेगा। और मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है बेटा जो यह सब सह सकूं। मुझ में तो अब जीने की भी इच्छा नहीं है।
दिव्या दौड़ती हुई विकास के पास जाती है और कहती है, भैया माँ को खांसी के साथ खून आ रहा है, यह सही लक्षण नहीं है, हमें माँ को डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। विकास बोला, अच्छा, और उसके पैसे तू देगी? बड़ी आई माँ को डॉक्टर के पास ले जाने वाली। अरे अब वह जीकर करेंगी भी क्या, इतनी उम्र तो हो गई है। मैं तो कहता हूँ जब उनकी चिता जलेगी तू भी उस पर बैठकर सती हो जाना, पति के साथ नहीं तो माँ के साथ ही सही। चल जा अब यहाँ से और मुझे सोने दे। दिव्या चाह तो रही थी बहुत कुछ कहना, पर भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से जाने लगी कि तभी रेनू कहती है, अब जाकर माँ के साथ चिपक मत जाना, रसोई पूरा फैला पड़ा है, उसे समेट देना, वरना पता है ना क्या होगा। दिव्या रोते रोते अपने माँ के पास जाती है तो देखती है माँ का खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा है, पर वह करती भी क्या, रसोई में से थोड़ा अदरक कूटकर माँ को लाकर दे देती है। अपने आंसुओं को छुपाते हुए रसोई का काम समेटने चली जाती है। काम खत्म करके जब वह वापस माँ के पास आई तो देखा माँ सो गई है। उसे लगा शायद अदरक से माँ को थोड़ी राहत मिली होगी, इसलिए सो गई। वह भी धीरे से बिना कोई आवाज़ किए वहीं नीचे सो जाती है। सुबह उठकर जब वह अपनी माँ की तरफ देखती है तो सोचती है कि जिस करवट माँ कल रात को सोई थी, पूरी रात उसी करवट में सोई रही। फिर वह माँ माँ करते हुए माँ को जगाने लगी, पर माँ कहाँ जगने वाली थी, माँ तो जा चुकी थी। दिव्या यह बात समझते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी कि तभी रेनू और विकास दौड़ते हुए वहां आ गए। विकास बोला, चलो इनका सफ़र तो खत्म हुआ, मैं भी जाकर इनके क्रियाकर्म की सारी व्यवस्था करता हूँ। रेनू तुम जाकर आस पड़ोस में कह आओ। रेनू बोली, हाँ जाती हूँ। पता नहीं सुबह सुबह ही घर में मनुष्यत छा गई। दिव्या हैरान थी कि क्या कोई बेटा अपनी माँ की मृत्यु पर ऐसे पेश आता है, पर आज उसे किसी से नहीं, सिर्फ भगवान से ही शिकायत थी। आखिर और कितनी परीक्षाएं लेंगे आप मेरी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। कुछ देर बाद बीना जी की अर्थी उस घर से निकल गई और उसके बाद बेसुध दिव्या भी घर से निकल गई। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ के जाने के बाद वह अनाथ हो गई थी। वह रास्ते में यूं ही बदहवास सी चली जा रही थी। काफ़ी देर चलने के बाद वह एक मंदिर में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, अरे दिव्या तुम, और तुम्हारी यह हालत। दिव्या उस लड़की को पहचानने की कोशिश करने लगी। वह बोली, अरे पहचाना नहीं, मैं जानवी, तुम्हारे कॉलेज की सहेली। दिव्या बोली, हाँ याद आया, तुम्हें इस हाल में देखकर यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा यूपीएससी क्लियर करने के बाद तुम्हारी नौकरी लग गई होगी, पर यह सब। दिव्या बोली, यूपीएससी, यह क्या कह रही हो तुम? जानवी बोली, हाँ यार, मैंने भी दिया था एग्ज़ाम, पर फेल हो गई, पर तेरी तो निकल गई थी ना, मैंने खुद अखबार में देखा था। दिव्या बोली, अखबार में? यह सब तू क्या बोल रही है? जानवी ने कहा, हाँ मैंने विशाल के रहते ही परीक्षा तो दी थी, पर फिर मेरे साथ एक के बाद एक दुर्घटनाएं घटती गई और मुझे दुनियादारी का कुछ होश न रहा। यह कहकर दिव्या ने अपनी पूरी कहानी जानवी को बता दी। जानवी बोली, पर मैं हैरान हूँ, तुझे दुनियादारी की खबर नहीं थी, पर तेरे घर खबर कैसे नहीं पहुँची? कोई तारे या चिट्ठी तो ज़रूर आई होगी। दिव्या ने कुछ सोचा तो उसे याद आया, हाँ कुछ समय पहले डाकिया आया तो था एक लिफाफा देने, पर मैंने नहीं सोचा था कि वह मेरे काम की होगी। क्या बताऊं जानवी, पापा के जाने के बाद मेरे भैया भाभी ने नर्क मचा रखा है। अब मैं समझी उन्होंने जानबूझकर ही नहीं बताया होगा, जो बता देते तो उनकी मुफ्त की नौकरानी चली जाती। पर अब बहुत हो गया रोना धोना, अब मैं अपने सारे दुख और आंसुओं का हिसाब लूँगी, मेरे ससुराल वालों से भी और मेरे भैया भाभी से भी। जानवी, मैं फिर से परीक्षा दूंगी और इस बार मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद दिव्या घर आ जाती है। वह लिफाफा कहाँ होगा? मुझे भाभी की अलमारी में देखना होगा, आखिर था क्या उसमें, वह देखना ही पड़ेगा। दिव्या ने मौका देखकर रेनू की अलमारी में वह लिफाफा ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वह लिफाफा मिल गया। वह वाकई में दिव्या का परिणाम ही था। भाई तो हमेशा बहन का सहारा और रक्षक बनता है, पर मेरा भाई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और अब दुश्मन से बदला लेने का वक्त आ गया है। उसके बाद से दिव्या अपने घर के सारे काम रेनू के बिना कहे ही कर देती थी, जिससे रेनू भी निश्चिंत अपने काम में लग जाती। इधर रेनू को लग रहा था कि मम्मी जी के ना रहने से दिव्या डर गई है, इसलिए बिना कहे ही सारे काम कर देती है। और उधर दिव्या चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और वह इसलिए सारा काम पहले खत्म कर देती थी ताकि रेनू की उस पर नज़र ना रहे। दिन भर दिव्या घर का काम करती
और रात में पढ़ाई। परीक्षा वाले दिन वह मंदिर जा रही है कहकर घर से निकलती है। क्योंकि उसने सारा घर का काम खत्म कर लिया था, इसलिए रेनू ने भी उसे रोका नहीं। रेनू तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि दिव्या क्या सोच रही है। परीक्षा खत्म हो गई और वह घर आ गई, पर इस बार उसने अपने घर के पते की जगह जानवी के घर का पता दिया और उसकी मेहनत रंग लाई। न सिर्फ परीक्षा, उसने इंटरव्यू भी पास कर लिया और नौकरी हासिल कर ली, पर यह बात उसने किसी को नहीं बताई। एक रोज दिव्या घर पर अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोते रोते अपनी खुशी बता रही थी कि तभी उसका देवर और उसकी सास आकर उसे आवाज़ देने लगते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर पहले रेनू और विकास बाहर आते हैं और उनके आने की वजह पूछते हैं। विकास उन्हें देखकर गुस्सा हो जाता है। दिव्या की सास गीता जी, जरा दिव्या को बुला देना, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है उससे। इतने में दिव्या बाहर आती है और उन लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। गीता जी बोली, बहू माफ़ कर दे हमें, जो तेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। वह क्या है ना, विशाल के जाने का दुख सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने ऐसा व्यवहार कर दिया। दिव्या बोली, और शायद इसलिए मुझे घर से निकालने और मेरे सारे कहने हड़पने के बाद विशाल जी के जाने का दुख नहीं रहा। रेनू बोली, अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं, साफ साफ बताइए। विकास बोला, मुफ्त की नौकरानी, और क्या लेने आए होंगे। दिव्या बोली, भाभी यह अपनी बहू दिव्या को ले जाने नहीं, बल्कि आईएएस दिव्या शर्मा को ले जाने आए हैं। भैया अब यह दिव्या मुफ्त की नौकरानी नहीं रही। आईएएस सुनकर तो विकास और रेनू के होश ही उड़ गए। विकास बोला, यह क्या मजाक है दिव्या। मजाक नहीं भैया, अब यह सब हकीकत है। विकास रेनू की ओर देख रहा था कि तभी दिव्या कहती है, आप लोगों ने तो वह लिफाफा छुपा दिया था, फिर यह आईएएस कैसे बनी, यही सोच रहे हैं ना। पर वह कहावत है ना, होनी को कौन टाल सकता है भला। भैया भाभी, आप लोगों के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। जितना सताया है ना, उससे कहीं ज़्यादा मैंने ना सताया तो कहना। जितना रुलाया है ना आप लोगों ने मुझे, जो खून के आंसू आप लोगों को भी ना रुलाऊं तो कहना। और सासू माँ, आप पर तो घरेलू हिंसा और स्त्रीधन हड़पने का केस करूंगी। हर एक इंसान जिसने मेरी लाचारी और बेबसी का फ़ायदा उठाया, सबको अब अपना हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ मौजूद सभी के पसीने छूटने लगते हैं। फिर पीछे से दो आदमी आकर दिव्या को सैल्यूट कर चलने को कहते हैं। दिव्या वहाँ से गर्व में फूली निकल रही होती है और उसके कलेजे में बड़ी अजीब शांति होती है, जो पहले कभी न थी। दिव्या ने अपने पर हुए अत्याचार और माँ का इलाज न करवाने और उन्हें मरने छोड़ देने के लिए अपने भैया भाभी पर केस कर दिया और जीत गई। नतीजन भैया की नौकरी चली गई, घर दिव्या के नाम हो गया। अपने ससुराल वालों को भी घरेलू हिंसा और स्त्रीधन हड़पने के इल्ज़ाम में वह गिरफ्तार करवा देती है। घर को ताला लगाकर जब विकास और रेनू निकल रहे होते हैं, दिव्या वहां आकर दोनों को एक एक चांटा लगाकर कहती है, अब सारा हिसाब चुकता हुआ, जाओ। अब जिस तरह हमें तड़पाया था, अब तुम लोग भी तड़पोगे। और भैया, आपकी कोई अच्छी नौकरी ना हो, इसका इंतज़ाम तो अब मैं करूँगी। विकास बोला, माफ़ कर दे बहन, आखिर तेरा भाई हूँ, इतना बेरहम मत बन। दिव्या बोली, अब याद आई अपनी बहन की। बेशर्म, माँ के मरने पर शोक नहीं खुशियाँ मना रहे थे, और अब अपनी नैया डूबती देख सारे रिश्ते याद आ गए। बेरहमी तो अभी देखी ही कहाँ है भैया, तुम्हें अब पानी नहीं सिर्फ आंसू पीकर जीना है। और इस तरह दिव्या ने अपने भैया भाभी और ससुराल वालों को सबक सिखाया। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की कहानी? पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।